हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सारा सुल्तानपुर क्लासेस में। आज हम लोग देखते हैं इतिहास, प्राचीन इतिहास को पूरा आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपको बन सकते हैं वो आपको यहाँ से प्रोवाइड कराएंगे और एग्जाम में भी उससे ही क्वेश्चन कराएंगे। इधर उधर की क्वेश्चन मतलब पूरा इतिहास कवर नहीं करेंगे हम। बस ये है कि ये क्वेश्चन जहाँ से आपको बन सकेगा ये आपको कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। चलिए वीडियो को बिना लेट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, पहले मगध का शासन देख लेते हैं। तो मगध का शासक जो है, पहला शासक अगर माना जाता है इतिहासकारों द्वारा तो विदरथ को माना जाता है। ये जरासंध का पुत्र था और इनका काल जो शासन काल जो था वो बहुत ज़्यादा दिन तो चला नहीं, इसलिए बहुत ज़्यादा चर्चित नहीं रहा है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं पहला अगर मगध का कोई शासक किया है तो वो हर्यक वंश हुआ है। हर्यक वंश जो है, उसके बाद शिशुनाग वंश आया है, उसके बाद नंद वंश आया है, उसके बाद मौर्य वंश आया है, उसके बाद शुंग वंश आया है, उसके बाद कर्ण वंश आया है। ठीक है, यहाँ हम लोग के लिए जैसे हर्यक वंश इंपॉर्टेंट है, शिशुनाग वंश भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नंद वंश हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है और मौर्य वंश तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही है। और उसके बाद आगे चलते देखते हैं, पढ़ते चलेंगे और वीडियो को कवर करते चलेंगे। यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकेंगे आपको मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं, हर्यक वंश की शुरुआत करते हैं। हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो बिंबिसार को माना जाता है, जिसने जो है ग्रीवज को अपनी राजधानी बनाया और अंग क्षेत्र को के साथ साम्राज्य को जीत लिया और उसके पुत्र अजातशत्रु को अंग का शासक बनाया। मतलब अंग क्षेत्र जो था वो उसको जीत लिया। हर्यक वंश के जो पहले संस्थापक थे बिंबिसार जो है, उसको अपने मतलब बिंबिसार के पुत्र जो अजातशत्रु थे उनको जो है अंग का शासक बनाया गया। ठीक है, अनेक क्षेत्र को जीतने के कारण बिंबिसार ने 2 उपाधियां धारण किया था, जो है क्षेत्रोजय और जो है श्रोणिक नाम के। ठीक है, बिंबिसार जो है अपने साम्राज्य को जो है पड़ोसी राज्यों से जो है वैवाहिक संबंध बनाया अपने राज्य को विस्तार करने के लिए। जो है क्या होता है, पहले राजाओं में क्या था कि अपने राज्य को विस्तार करने के लिए जो है जो छोटे मोटे राजा है, आसपास में राजाओं का जो है कार्यकाल चलता था, उनसे जो है मिलजुल के जो है शादी विवाह करना, वहाँ से जो है अपने राज्य का साम्राज्य का विकास करना, उनका ये परंपरा था। जो है आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कौशल के राजा जो प्रसेनजित की बहन से जो है कौशल देवी से विवाह किया था। लिच्छवी की राजकुमारी चिलन्ना से विवाह किया था, जिसने अजातशत्रु को जन्म दिया था। ठीक है, उसके बाद तीसरा विवाह जो है ये भद्र कुल के प्रधान की पुत्री क्षेमा से किया था। ठीक है, मतलब ये 3 शादी किया था। ठीक है, इतिहासकारों का मानना है अभी तक तो 3 ही शादी किया था। फिलहाल पूर्ण जानकारी तो इसके विषय में हम लोग नहीं दे सकते हैं, कोई जो इतिहासकार लिख दिए हैं वही हम लोग मानते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो है बिंबिसार जो है को वैवाहिक संबंधों द्वारा साम्राज्य विस्तार करने वाला ये राजा भी कहा जाता है। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी और मगध वंश का अगला शासक बना 492 ईस्वी में। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि जो है 400 मतलब अजातशत्रु जो है किस सन में जो है अपना शासक बना था, तो 492 ईस्वी में शासक बना था। इसलिए इतिहासकार ने अजातशत्रु को जो है पितृ हत्यारा या पितृ हत्या जो है कहते हैं। ठीक है, हर्यक वंश की बात करते हैं। हर्यक वंश में सभी शासकों ने सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। अजातशत्रु ने के द्वारा चलाई गई, इसमें काशी और वाजी को अपने मगध में मिला लिया। जो है अजातशत्रु ने प्रसेनजित की पुत्री वाजिरा से विवाह कर लिया। इसके शासनकाल में जो है 8वें वर्ष में बुद्ध वंश का बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ। मतलब इसलिए बिहार के राजगीर में इसने एक स्तूप का निर्माण करवाया। आप जानते हैं जो बौद्ध धर्म जो चारों बौद्ध संगीतियाँ अपने यहाँ हुई है, जो है उसमें अजातशत्रु का भी नाम आता है। ठीक है, ये जो है बौद्ध धर्म को मानने वाला शासक था। जो है अजातशत्रु की हत्या इसके पुत्र उदयन ने किया। उदयन जो है जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन अजातशत्रु कभी पूछता है, अजातशत्रु जो है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, उदयन जो है जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु का ही पुत्र उदयन था। अजातशत्रु जो है मौर्य धर्म, देखिए इसमें लिखा भी है, अजातशत्रु जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक जो है नागदशक था। इसकी हत्या इसके मंत्री जो है अमात्य शिशुनाग ने कर दी, जो है 412 ईस्वी में, और शिशुनाग वंश की स्थापना यहीं से रखी जाती है। ठीक है, शिशुनाग वंश की स्थापना यहीं से रखी जाती है। शिशुनाग ने जो है नागदशक की हत्या कर दी। और आगे देखते हैं हम लोग, अजातशत्रु में जो है कुड़िक और अमित घात की उपाधि धारण की थी। अजातशत्रु को जो है कुड़िक और अमित घात की उपाधि धारण की। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, अमित घात की उपाधि किस शासक ने धारण किया था, तो अजातशत्रु ने किया था। भारत में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन जो है अजातशत्रु के द्वारा 483 ईस्वी में राजगृह में हुआ था। बौद्ध संगीति अभी आगे आपको हम पढ़ाएंगे।
उसके बाद देखते हैं शिशुनाग वंश आता है। शिशुनाग वंश की बात करते हैं 412 ईस्वी से यह 344 ईस्वी तक चलता है। यह वंश सर्वप्रथम अपनी राजधानी परिवर्तन के लिए जाना जाता है, जिसने एक साथ 2 राजधानियां बना दी। पूछता कभी पहला वंश कौन था जो है, मतलब हर्यक वंश की बात जो है पूछता कभी शिशुनाग वंश में कौन सा ऐसा वंश था जो 2 राजधानियां रखा था, ठीक है, तो शिशुनाग वंश था, ठीक है। शिशुनाग वंश का स्थापना जो है शिशुनाग ने किया था। इसने अपनी 2 राजधानी रखी, ठीक है। ग्रीवराज या राजगिरी जो है राजधानी घोषित की। अब वैशाली को इसने इस वंश को जो है शासक, इस शिशुनाग वंश की जो है राजधानी वैशाली को भी बनाया जो है। शिशुनाग इस वंश का पहला शासक था। इस समय मगध साम्राज्य की ताकत इतनी बढ़ गई थी कि उसने अपने अवंती साम्राज्य को भी शामिल कर लिया और कुछ ही समय के बाद जो है वत्स और कौशल को भी मगध में शामिल कर लिया, ठीक है। शिशुनाग का पुत्र जो है कालाशोक ने शासन के समय जो है मगध साम्राज्य का विस्तार बंगाल से लेकर आधुनिक मालवा की पठारी क्षेत्र तक अर्थात मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र तक था, ठीक है। मतलब जो शिशुनाग का पुत्र कालाशोक था उसके समय जो है उसका शासन जो है काफ़ी विस्तार किया है अपने शासन में जो है, और वो अपना जो है मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, मतलब उस टाइम जो कहा जाए आधुनिक मालवा और पठारी क्षेत्र तक उसने जो है अपना विस्तार बना लिया था, ठीक है। कालाशोक जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जिसे प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ विद्यावादन में कांकवड़ के नाम से जाना जाता है। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई, ठीक है। बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए जो है इसमें पाटलिपुत्र को फिर से अपनी राजधानी बनाई, ठीक है। कभी देखिए इसमें क्या है कि इसके पहले जो थे जो शिशुनाग वंश शिशुनाग थे वो ग्रीवराज को राजगिरी को राजधानी बनाए थे, ठीक है। ये फिर कालाशोक आया, उसका पुत्र जो है ये पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। अब यहाँ से देखते हैं हम नंद वंश की बात करते हैं। नंद वंश के शासक जो है नंद वंश की स्थापना यहाँ से होती है। देखते हैं मगध पर जो है सबसे ताकतवर अगर शासक किसी को माना गया है तो नंद वंश के जो है महापद्नंद को माना गया है। लेकिन कभी कभी पूछता है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो नंद वंश का संस्थापक महानंदिन था, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाया था। इसी वजह से क्या हुआ कि दोस्तों ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाया और इसके पुत्र महापद्नंद ने इसकी हत्या कर दी, ठीक है। जब इसकी हत्या कर दी तो ये ज़्यादा दिन शासन नहीं कर पाया महानंदिन। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि नंद वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो महापद्नंद कर दिएगा, ठीक है। अगर नंद वंश का संस्थापक पूछेगा तो महानंदिन करेगा, ठीक है। महापद्नंद ने लंबे समय तक शासन किया, इसलिए इसे नंद वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। देखिए इसमें लिखा भी है। इसने भी अनेक उपाधियां धारण की, जैसे सर्व छत्रांतक, उग्रसेन और भार्गव। महापद्नंद ने इतने बड़े विशाल साम्राज्य की स्थापना की कि उसे भारत का एकमात्र संप्रभुता और प्राचीन भारत में राजाओं का राजा कहा जाता है, और उसने एक छत्र की उपाधि भी धारण की, ठीक है। नोट यहाँ देखते हैं, नोट में क्या लिखा है कि यह भारत का एक पहला वंश था जिसने भारत को केंद्रीय प्रशासन की नींव डाली। इसलिए नंद वंश को भारत में सर्वप्रथम नंद वंश को भारत में जो है केंद्रीय प्रशासन की नींव इसने डाली थी, ठीक है, नंद वंश। उसके बाद प्रथम साम्राज्य निर्माणकर्ता भी इसे कहा जाता है। महापद्नंद के 8 उत्तराधिकारी ने क्रमशः मगध पर शासन किया, जिसमें से 8वां अंतिम उत्तराधिकारी घरानंद था। और इसी के शासनकाल में जो है सिकंदर ने 326 ईस्वी में के आसपास समथिंग भारत पर आक्रमण किया था। घरानंद और चाणक्य और विष्णुगुप्त या कौटिल्य के समकालीन थे, ठीक है। घरानंद जो था वो चाणक्य इसके ही दरबारी थे, जो पंडित थे चाणक्य जो है इसी के दरबारी थे, घरानंद के ही दरबारी थे। और घरानंद से काफ़ी विवाद हो गया था चाणक्य का, तो उसी वजह से जो है इसमें काफ़ी दोनों लोगों में काफ़ी दरार फैला हुआ था। आगे हम लोग 600 ईसा पूर्व जो है भारत पर विदेशी आक्रमण। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण ईरानी शासक जो हयान मनी जो है वंश का शासक था, इसने ये क्वेश्चन ज़्यादा यहाँ से ज़्यादा बनता नहीं है, लेकिन यह है फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। देखते हैं इसके बीच आक्रमण हुआ, लेकिन यह कोई भारतीय क्षेत्र नहीं जीत पाया। इसके बाद भारत पर प्रथम सफल आक्रमण ईरान के जो है आक्रमणकारी डेरियस प्रथम ने 521 ईस्वी में किया था, जिसने आधुनिक पाकिस्तान और आधुनिक अफगानिस्तान के सिंध आदि क्षेत्रों पर जीत लिया जो है। इस प्रकार भारत में शहरीकरण और महाजनपदों की शुरुआत तथा विदेशी आक्रमण देखे जाते हैं, और यह दोनों ही शासन हखामनी वंश के थे, ठीक है। इसके बाद भारत में यूनानी आक्रमण 228 ईस्वी पूर्व घनानंद के शासन के समय हुआ दिखाई पड़ता है। सिकंदर की सहायता से क्षेत्रीय भारतीय राजाओं की ताकत, जैसे तक्षशिला के शासक जो है
और उसके बाद हम लोग देखते हैं पुष्पलाकृति के शासक जो है संजय ने किए थे जो है, जबकि पोरस के शासक द्वारा सिकंदर का सर्वाधिक विरोध किया गया तथा सिकंदर का पहला युद्ध राजा पोरस के साथ झेलम और चेनाब नदी के तट पर हुआ था, जिसे सिकंदर ने पोरस को हरा दिया, लेकिन पोरस की वीरता से प्रभावित होकर इसका साम्राज्य वापस कर दिया सिकंदर ने। ठीक है, सिकंदर एक महान योद्धा था कहा जाता है इतिहास में जो है। इस युद्ध में गंभीर क्षति या नुकसान होने के कारण सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के आगे बढ़ने से मना कर दिया और वापस लौटते समय बेबीलोन नामक स्थान पर लगभग 323 ईस्वी पूर्व सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर को अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहा जाता है। सिकंदर एक महान योद्धा था, जानते हैं आप, जिस युद्ध में वो जाता था और उसे विश्व विजेता भी कहा जाता है। ठीक है, 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में अन्य आक्रमण भी देखने को मिले, लेकिन उनका कोई विशेष प्रभाव न होने के कारण इतिहास में विस्तृत वर्णन से शामिल नहीं किया गया। ठीक है, उधर मगध पर नंद वंश के शासक के समय पुरोहित के रूप में अपमानित हुए चाणक्य कौटिल्य के सहयोग से मगध पर मौर्य वंश की स्थापना हुई। मौर्य वंश के इतिहास के बारे में अनेक बौद्ध साहित्य जैसे दीपवंश, महावंश, दिव्यवादन और अशोकवादन में भी वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त जैन साहित्य, भद्रबाहु चरित्र और परिशिष्ट वर्णन जो है और कुछ अन्य पुराणों से भी मौर्य वंश का वर्णन मिलता है। नोट देखते हैं हम लोग, मौर्य वंश का सबसे प्राचीनतम वर्णन जो है मत्स्य पुराण से प्राप्त किया जाता है। कभी कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछता है मत्स्य पुराण जो है, मत्स्य पुराण से किस वंश से मिलता है, प्राचीनतम वर्णन कहाँ से मिलता है, तो मौर्य वंश से मिलता है मत्स्य पुराण से। ठीक है, मौर्य वंश से हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मौर्य वंश की बात करते हैं हम लोग यहाँ से। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टेड रहने वाला है आपके लिए, और ये टॉपिक आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। मौर्य वंश की बात करते हैं हम लोग। मौर्य वंश का संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है, जिसने 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 298 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। यह मुख्यतः जैन धर्म का अनुयायी था। क्वेश्चन यहाँ से भी कभी कभी बन सकता है कि जैन धर्म का मतलब मौर्य वंश का जो संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था वो किस धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का अनुयायी था। बौद्ध जन्म में जो है इसी में कन्फ्यूजन है, तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। इसलिए मैं आपको डाउट क्लियर कराते चल रहा हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, सिकंदर का सेनापति सेल्युकस के साथ भी इसका युद्ध हुआ, जिसमें सेल्युकस की हार हुई और इसमें संधि नियमों के तहत जो है अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। जो सेल्युकस निकेटर था जो है वो अपनी पुत्री का विवाह जो है हारने के बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को जो है पुराणों और साहित्यों में अलग अलग नाम से बताया गया है। कुछ साहित्यों में इसे सेंडो कोडस के नाम की उपाधि देते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में ही मौर्य वंश का विस्तृत से वर्णन किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार नियम जो है को भी महत्व दिया था इसलिए इसे प्रथम ऐतिहासिक शासक भी कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को जो है। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं हम लोग जो है, ये 305 ईस्वी के समथिंग जो है 305 ईस्वी के समथिंग जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है यूनानी शासक जो है सेल्युकस निकेटर को परास्त कर हेरात और कंधार, काबुल और मकरान का क्षेत्र जो है प्राप्त कर लिया। ठीक है, जैन धर्म के अनुसार जो है अपने जीवन के अंतिम चरण चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन परंपरा के अनुसार श्रवणबेल गोला में जो है अपने शरीर को जो है त्याग कर दिया। कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य की प्राप्ति का मतलब ये होता है कि जैसे जैन धर्म में जो परंपरा है वहाँ पे अपने शरीर को जो है मतलब लास्ट टाइम में जो है मतलब जो जैन परंपरा के अनुसार जो है वहाँ पे त्याग कर दिया जाता है। मतलब खाना पीना छोड़ देना, सब कुछ त्याग करना उसी प्रकार होता है। जैसे एक त्यागी टाइप का जीवन नहीं होता, उसी टाइप का जो है अपने भूख प्यास सब त्याग देना जो है वो जैन परंपरा के समथिंग था। उस टाइम चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था जो है। उसके बाद देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा था वो बिंदुसार था। यहाँ बिंदुसार वहाँ बिंबिसार। ठीक है, वो हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार, यहाँ बिंदुसार। ये चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है 298 ईस्वी पूर्व जो है बिंदुसार ने मगध पर शासन बना लिया और अपने शत्रुओं का नाश करने के कारण इसे अमित्रघात की उपाधि दी गई। ठीक है, स्ट्रैबो नामक प्रसिद्ध इतिहासकार ने अपने वर्णन में लिखा है कि बिंदुसार ने मौत दरबार की ओर से सीरियाई शासक एंटियोकस और प्लिनी नामक इतिहासकार ने के अनुसार मिस्र के शासक टालमी द्वितीय ने अपने राजदूतों को मौर्य दरबार में भेजा। सीरिया की ओर से डाइमेकस नामक राजदूत आया और मिस्र की ओर से डायनोसिस मौर्य दरबार में आए। इसलिए ऐसा भी वर्णन प्राप्त होता है कि सीरिया के शासक जो है जो द्वितीयोकस थे, इसने बिंदुसार से
अंजीर फल, मदिरा और दाशनी की मांग की थी। ठीक है, ये सब आप जानते हैं। मदिरा जो आप जानते हैं जो शराब वराब होता है, इसकी मांग किया था जो है। और जो है जो विदेशी आते थे वो जो है यहाँ बिंदुसार के जो भी साम्राज्य में आए हैं वो इसकी मांग किए थे, मदिरा और अंजीर फल की जो है इसकी मांग किए थे। और उसके बाद नोट में हम लोग देखते हैं 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो है बौद्ध और जैन धर्म के अतिरिक्त इन्हीं के द्वारा उपजे हुए संप्रदाय भी भारत में पाए जाते हैं, जिनके आधुनिक संप्रदाय को जो कि एक भाग्यवादी इनके संस्थापक जो है महाकालीपुत्र गोसाल थे जो है। और आगे देखते हैं घोर अक्रियावादी के संस्थापक जो है पूरण कश्यप थे। उच्छेदवादी यह भौतिकवादी दर्शन थे, भौतिकवादी में विश्वास रखता था। इसके संस्थापक जो है अजित केस कमलानीन थे। संदेह व अनीश्वरवादी संप्रदाय के संस्थापक जो है संजय विट्ठल पुत्र थे। ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, बिंदुसार हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है बस। उसके बाद जो है हम लोग आगे देखते हैं अशोक सम्राट के विषय में बात करते हैं। अशोक सम्राट हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मौर्य वंश में अशोक सम्राट को सबसे महान शक्तिशाली शासक माना जाता है, क्योंकि इसके शासनकाल के दौरान जो है उत्तर भारत के शासन में सर्वप्रथम प्रशासनिक एकीकरण देखने को मिलता है। अशोक सम्राट ने इस शासनकाल में भारत में सबसे मजबूत केंद्रीय प्रशासन भी मिलता है जो है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन के नाम से बताया गया है, जबकि कुछ अभिलेखों में रुद्ररावण या गिरनार अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मौर्य भी मिलता है। ठीक है, अशोक के शासनकाल के संबंध में भी सभी विद्वान जो है एक मत नहीं है। कुछ इन्हें जो है 269 ईस्वी से लेकर 232 ईस्वी तक मानते हैं, जबकि कुछ अन्य जो है 273 ईस्वी से 232 ईस्वी तक मानते हैं। ठीक है, बिंदुसार के अनेक पुत्र में अशोक विलक्षण प्रतिभा का धनी था, क्योंकि इन्हीं के शासनकाल में ही इसे अनेक प्रांतों का गवर्नर बनाया गया, जिसमें इसने जो है अपनी शासन की प्रतिक्रिया का परिचय दिया। समकालीन इतिहासकार कल्हण ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक राजतांगली में अशोक का वर्णन करते हुए बताया कि अशोक मूलतः शिव का उपासक था। ठीक है, इसके प्रशासनिक जीवन काल में यह देखा जाता है कि इसने शासन सत्ता को छोड़कर सन्यासी जीवन अपना लिया, किंतु बाद में पुनः शासन की ओर आगे बढ़ा। अशोक के शासन की विशेषताएं हम लोग देखते हैं, क्योंकि अशोक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन कभी न कभी बनता ही है। अशोक से तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, यूपी त्रिपल का कोई एग्जाम होता है तो। अशोक का शासक जो है भारत में साम्राज्यवाद का प्रथम प्रयोग था, अर्थात प्राचीन भारत में सर्वाधिक शासन विस्तार करने वाला शासक अशोक ही था। शासन को स्थापित करने और संचालित करने के लिए अशोक ने शासन को अनेक इकाइयों में बांट दिया था। पूरे साम्राज्य में प्रमुख 4 भागों में बांटा था, जैसे स्वर्णगिरी, तोसली, उज्जैन और तक्षशिला। ये सब मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, आप जानते ही हैं। तक्षशिला जो है, उज्जैन और उज्जैन सब मध्य प्रदेश के ज़्यादातर उधर ही, इधर जो मौर्य वंश चलता था जो है उधर ही माना गया था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं यहाँ से क्या होता है कि और सभी प्रांतों के प्रमुख जो थे वो सभी शक्तियाँ प्राप्त थी, जिस प्रकार से आधुनिक समय में राजाओं की शक्तियाँ दी जाती हैं। ठीक है, एक अन्य प्रांत प्राची के नाम से अशोक के द्वारा स्थापित किया गया था। मौर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को ग्राम कहा जाता था। ठीक है, आज भी हम लोग जो है कहीं न कहीं ग्राम ही कहा जाता है, जब छोटी सबसे ग्राम की मतलब गांव की जो सबसे छोटी इकाई उससे ग्राम भी कहा जाता है। उस टाइम भी था, आज भी देखिए वही प्रचलित है हमारे यहाँ हिंदू परंपराओं में। और गाँवों के समूह को संग्रह कहा जाता था। 200 गाँव के समूह को जो है खौटी कहा जाता था, और 400 ग्राम के समूह को जो है द्रोणखंड कहा जाता था। 800 ग्राम समूह को जो स्थानीय आहार या विषय प्रांत साम्राज्य था। ठीक है, साम्राज्य प्रांत आहार विषय स्थानीय द्रोणमुख और खौटिक संग्रह ग्राम, मतलब सबसे छोटा जो होता है वो ग्राम होता था। ठीक है, इस प्रकार 8 भागों में बटे हुए अशोक के प्रशासन में आधुनिक प्रशासन क्षमताओं से बेहतर क्षमता देखी जा सकती थी। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य में आधुनिक जिलाधिकारी के रूप में राजुक नाम के एक पद की व्यवस्था की गई थी, जिसे अलग अलग इतिहासकारों ने अलग नाम से प्रभाषित किया। ठीक है, अशोक की बात करते हैं। अशोक के काल में नगर प्रशासन के लिए 6 समितियां बनाई गई थी, जिसमें प्रत्येक 5 सदस्य होते थे। पहली समिति जो थी उद्योग शिल्प के निरीक्षण में, जबकि दूसरी जो थी वो विदेशियों की देखरेख के लिए थी। तीसरी थी साम्राज्य के नागरिक को जीवन और मरण का लेखा जोखा तैयार करने से संबंधित था। ठीक है,
और मौर्य काल की बात करते हैं। मौर्य काल में जो है मुख्यतः अशोक के शासनकाल के समय जो है यूनानियों में जिलाधिकारियों का एग्रोनोमोई के नाम से बताया गया है। न्याय शासन में राजा की ही सबसे प्रमुख माना जाता था। और धौली और जौगढ़ के शिलालेखों में मुख्य रूप से अशोक के न्याय प्रशासन का वर्णन किया गया है। लगभग शासन की सभी इकाइयों का स्तर जैसे जनपद, द्रोपण, संग्रह, स्थानीय और ग्राम सभी न्यायालयों की स्थापना की गई थी। कुछ सूत्रों में यह ज्ञात होता है कि अशोक के काल में जो है कुल 6 न्यायाधीश नियुक्त किए गए। ठीक है, अशोक के शासनकाल में जो है 6 न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। शासन और प्रशासन की व्यवस्था करने के लिए अशोक के काल में 18 अधिकारियों, मुख्यतः केंद्रीय अधिकारी जिन्हें महामात्य के नाम से बताया गया है, नियुक्तियां की गई थी। ठीक है, जैसे क्या होता था अभी अपने यहाँ क्या है कि जैसे एक पहले राज्य होता है उसके बाद केंद्र होता है। ठीक है, उसी प्रकार जो है जो मौर्य वंश का शासक था कुछ मिलता जुलता अभी इस टाइम का जैसे हम लोग चलता है, जैसे कुछ शक्तियां राज्य के पास होती हैं, कुछ शक्तियां केंद्र के पास होती हैं। तो उसी प्रकार मौर्य वंश का जो ढांचा बनाया गया था, जो भी मौर्य वंश के शासक जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हुए या बिंदुसार हुए या अशोक हुए, उसी प्रकार से कुछ न कुछ वर्णन यहाँ से मिलता जुलता है हमारे इतिहास में। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं युवराज को जो है राजा का उत्तराधिकारी कहा जाता था। आप सभी लोग जानते हैं। समाहर्ता को जो है वित्त मंत्री कहा जाता था, राजस्व विभाग का प्रमुख कहा जाता था। सन्निधाता को जो है राजकीय कोषागार का संरक्षक कहा जाता था। प्रतिष्ठा को जो है फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश कहा जाता था। नायक का सेना का संचालक और छठा जो है सेनापति जो है ये युद्ध विभाग का मंत्री हुआ करता था। उसके जो है कर्मार्थिक जो होते हैं उद्योगों और कारखानों का प्रमुख कहा जाता था इन्हें। दंडपाल जो है पुलिस अधिकारी को कहा जाता था। देखिए कुछ न कुछ कहा, जैसे वहाँ उस टाइम जो है दंडपाल कहा जाता है, इस टाइम पुलिस अधिकारी कहा जाता है। ठीक है, कुछ न कुछ जैसे जो मौर्य साम्राज्य में हुआ है कहीं न कहीं हम लोग ये रिलेटेड है। ठीक है, इस टाइम का जो भी अपना चल रहा है केंद्र और राज्य का जो भी बंटवारा चलता है, कुछ न कुछ उससे काफ़ी मिलता जुलता फैक्ट यहाँ से मिलता है। देवारिक को देखते हैं, राजमहलों को देख रेख करने वाला प्रधान जो होता है। और उसके बाद आटविक जो है इसे वन विभाग का प्रमुख कहा जाता था। नागरिक को जो है नगर का प्रमुख कोतवाल कहा जाता था। ठीक है, व्यवहारिक जो है ये नगर का प्रमुख न्यायाधीश हुआ करता था। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है 26 अन्य अध्यक्षों की नियुक्ति की गई थी और इसके पहले जो है 18 प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को शामिल किया गया था। ठीक है, जबकि यह 26 अपने अपने विभागों के प्रमुख द्वितीय श्रेणी के अधिकारी थे। ठीक है, अशोक जो है वो उसकी नीतियाँ जो थी वो काफ़ी जो है प्रभावित हुई है, मतलब उससे जो है यह जो अब इस टाइम का जो नीतियाँ चल रही है उससे काफ़ी मिलता जुलता शासन चलता है जो है। और अपने शासनकाल में उसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। ठीक है, जैसे शीताध्यक्ष जो है कृषि विभाग का प्रमुख था। आकाराध्यक्ष जो है खान पान का विभाग था। और मुद्राध्यक्ष जो है कपड़ा विभाग का वो था। और मुद्राध्यक्ष जो है पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष था। और जो है संस्थाध्यक्ष जो है व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष था। नवाध्यक्ष जो है ये नौसेना का अध्यक्ष था। जैसे इस टाइम होता है नहीं कि नौसेना का अध्यक्ष थल सेना का अध्यक्ष जो है बनाया जाता, उस टाइम भी ये सब परंपराएं चालू थी। ठीक है, मौर्य वंश में। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं जैसे अशोक कालीन जो है समकालीन दशा जो थी, समाज में वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था का प्रभुत्व बनाया हुआ था। कृषि, पशुपालन और व्यापार में तीनों में ही समाज के द्वारा समान रूप से अपनाए जाते थे। इन तीनों व्यवस्थाओं के संयुक्त रूप को वार्ता कहा जाता था। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता है यहाँ से कि जो है जो तीनों व्यवस्थाएं मौर्य कालीन में चलती थी जो है उसको क्या कहा जाता था, उसको वार्ता कहा जाता था। ठीक है, मेगास्थनीज के समाज में वर्गीकरण का विशिष्ट वर्णन किया गया है, जिसने यह बताया है कि मौर्यकालीन समाज जो है 7 वर्गों में बांटा हुआ था। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं महिलाओं की स्थिति का वर्णन करते हैं। मेगास्थनीज ने लिखा है कि पुरुषों की बहुविवाह प्रचलित था। जो पुरुषों में बहुविवाह प्रचलित था, मतलब बहुविवाह का मतलब ये है एक पुरुष कई स्त्रियों से शादी कर सकता था, लेकिन महिलाओं के लिए प्रतिबंधित था। और नियम जो है और नियोग प्रथा के अनुसार जो है आचरण का भी अधिकार था। ठीक है, कौटिल्य ने वर्णन किया है कि स्त्रियों को तलाक देने की अनुमति दी गई थी। ठीक है, उस टाइम जो है औरतों को जो है तलाक देने की अनुमति जो है कौटिल्य के द्वारा, मतलब जो उस टाइम शासन कौटिल्य ने बताया है, उस टाइम जो शासन था स्त्रियों को तलाक देने की अनुमति जो है प्रथा थी। इस काल में दहेज प्रथा का विवाह की परंपरा सबसे लोकप्रिय थी। दहेज देखिए उस टाइम भी चला करता था। कृषि अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार जो है जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंचाई के लिए सुदर्शन झील गुजरात में जो है उसका निर्माण करवाया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि सुदर्शन झील जो है वो किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। ठीक है, सिंचाई पर जो है कर की व्यवस्था, कृषि पर कर की व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, मौर्य कालीन के प्रमुख सिक्के जो है सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के सभी प्रचलित थे, जिनमें स्वर्ण और पाद स्वर्ण सिक्के थे।
कारसापण जो है और धरण, ये सभी चांदी के सिक्के थे, और माशक और काकड़ी आदि तांबे के सिक्के थे। मतलब सिक्कों का भी नाम रखा गया था, जैसे सोने के सिक्के अलग और चांदी के सिक्के अलग और तांबे के सिक्के अलग, ठीक है। मौर्य काल में शिलालेखों में जो है देखा जाता है तो मूर्तियां, भवनों आदि अनेक स्थापत्य का निर्माण किया गया है। अशोक के कुल 84,000 स्तूप निर्माण कार्य भारत में बनाए गए हैं, जिसमें सबसे प्रमुख जो है सारनाथ का स्तूप है। सारनाथ आप जानते हैं वाराणसी में है। अशोक के द्वारा कुल 20 स्तंभ लेख मिलते हैं, जिनमें निर्माण मूलतः बलुआ पत्थर से हुआ है, ठीक है। अशोक के अभिलेख में जो है ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइकी और यूनानी लिपि में लिखे गए अभिलेख से प्राप्त होते हैं। अशोक के समस्त अभिलेख 3 विभागों में मिलते हैं, स्तंभ लेख, शिलालेख और गुहा लेख, ठीक है। सर्वप्रथम हम लोग 1750 में जो है टीफथेलर ने अशोक की लिपियों का पता लगाया, और 1837 ईस्वी में जो है जेम्स प्रिंसेस द्वारा ब्राह्मी लिपि को पढ़ा गया है। यहाँ से कभी कभी पूछता है कि अशोक के जो लिपियाँ थी जो है, अशोक की लिपियाँ को जो है सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था, ठीक है। अशोक के द्वारा यूनानी और अरमाइकी दोनों भाषाओं में लिखे गए अभिलेख अफगानिस्तान के कंधार में से प्राप्त हुए हैं, जिसे सार ए गुना का अभिलेख भी कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार अरमाइक लिपि को भी केवल प्राप्त किए गए, जिसमें भग्न अभिलेख कहते हैं, यह भी अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है, ठीक है। अशोक के कुल 14 बृहद शिलालेख हैं, जिसमें अशोक के नैतिक जीवन और साथ ही विशेष नियमों का वर्णन मिलता है। शिलालेख की बात करते हैं हम लोग, पहले शिलालेख की बात करते हैं जिसमें पशुबल की निंदा की गई है, ठीक है। और इसमें क्या किया गया है? पशुबल का निंदा का वर्णन किया गया है, ठीक है। और इसी में ही वर्णन किया गया है अशोक ने सामाजिक उत्सवों और त्योहारों पर रोक लगा दी थी, ठीक है। तीसरे शिलालेख की बात करते हैं, अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें युक्त, राजयुक्त और प्रादेशिक, मतलब इसमें जो पद हुआ करते थे उसके विषय में कहा गया है, ठीक है। चौथे शिलालेख की बात करते हैं, अशोक ने धर्म नीति की मतलब इसमें धर्म नीति का वर्णन किया है अशोक ने जो है उसके तीसरे शिलालेख में जो है इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। उसके बाद चौथे शिलालेख हम लोग बात करते हैं, पांचवें शिलालेख की बात करते हैं, चौथा तो हम लोग पढ़ चुके हैं, पांचवें की बात करते हैं हम लोग। तो इसमें देखते हैं धर्म महामात्रों की नियुक्ति का वर्णन मिला है। उसके बाद छठवें शिलालेख में देखते हैं अशोक के द्वारा महामात्रों को दिए गए निर्देश के बारे में वर्णन मिलता है, ठीक है। सातवें शिलालेख में हम लोग देखते हैं सभी संप्रदाय के सहिष्णुता बनाए गए, मतलब सभी समाज जो है वो संप्रदायों में सहिष्णुता बनाए रखने का वर्णन किया गया है, ठीक है। 9वें अभिलेख में देखते हैं हम लोग सामाजिक समारोहों की निंदा की गई है। सामाजिक समारोह मतलब कोई भी, जैसे कोई भी रीति रिवाज होता है, कोई भी फंक्शन होता है, उसकी निंदा की गई है, और राजघराने की व्यक्तियों को सामाजिक समारोह में जाने का प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद अशोक के 13वां शिलालेख, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। जो 13वें शिलालेख में जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि जो है किस शिलालेख में अशोक के जो है कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है, या पूछता है 13वें शिलालेख में किसका वर्णन किया है? कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है, ठीक है। 14वें में देखते हैं बृहद शिलालेख, मतलब सबसे बड़ा जो है वो 14वां है। इसमें जनता के धार्मिक जीवन को प्रेरित किया गया है, ठीक है। उसके बाद नोट में देखते हैं हम लोग इसके अतिरिक्त अशोक के द्वारा पृथक निर्माण कराया गया, जैसे धौली और नौगर नामक स्थान से प्राप्त होते हैं। अशोक द्वारा कुछ लघु शिलालेख का निर्माण भी कराया गया है, जिसमें सबसे प्रमुख भाभू बैराट का लघु शिलालेख माना जाता है। यह राजस्थान के जयपुर से कराया गया है, जिसकी खोज एक ब्रिटिश इतिहासकार कैप्टन बर्ड ने किया था, ठीक है। अशोक ने स्त्री लघु शिलालेख का भी निर्माण कराया गया, जिसमें अशोक की पत्नी कौरवकी और उसके पुत्र जो है तीवर का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख भी प्राप्त होता है। अशोक ने कुल 7 स्तंभ लेख का भी निर्माण कराया है, ठीक है। जैसे देखते हैं पहला जो है इसमें धर्म के आधार पर प्रशासन का वर्णन किया है, दूसरे में धर्म की सार्थकता का वर्णन किया गया है, तीसरे में धर्म के विरुद्ध कार्यों का निषेध किया गया है, चौथे जो है रज्जुक राजुक नाम के पदाधिकारी को नियुक्त किया गया है, और 5वें जो है पशुबल का निषेध किया गया है, 7वें में अशोक काल की अंतिम घोषणाओं का वर्णन किया गया है, ठीक है। अशोक के अभिलेखों के बारे में अन्य जानकारी हम लोग देखते हैं। यहाँ से कुछ अभिलेख अपने मूल स्थानों को हटाकर अन्य स्थानों पर स्थापित कर दिए गए हैं, जैसे फिरोज शाह तुगलक द्वारा मेरठ में टोपरा के स्तंभ लेख को दिल्ली में स्थापित कराया गया है, ठीक है। इसके बाद इसी प्रकार अकबर के द्वारा कौशाम्बी स्तंभ लेख को इलाहाबाद में स्थापित कराया गया है। इसी कौशाम्बी अभिलेख में प्रयाग स्तंभ लेख के नाम से जाना जाता है, जिसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। इसमें रानी कौरकी की दान दक्षिणा का जीवन वर्णन है, ठीक है। प्रयाग स्तंभ 2
पर 2 अन्य अभिलेख भी बनाए गए हैं। पहले निर्माण जो है गुप्त वंश सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि के द्वारा किया गया है, जबकि दूसरा वर्णन जहांगीर के द्वारा कराया गया है। ठीक है। रामपुरवा स्तंभ लेख जो बिहार के चंपारण में स्थित है, और लोहरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख से भी बिहार के चंपारण में स्थित है। ठीक है। इसमें पूछता है, कभी कभी देखते हैं बृहद अभिलेख जो होता है जो वो 14वां है। ठीक है, 14 है। और बृहत शिलालेख जो है वो 14 है, और लघु शिलालेख वो भी 14 है। पृथककालीन शिलालेख वो 2 हैं, और स्तंभ लेख जो है ये 7 हैं। यहाँ से देखते हैं हम लोग मौर्य वंश जो है यहाँ से खत्म होता है। मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल यहाँ से खत्म होता है, मतलब जो है उनके शासन द्वारा ये खत्म होता है। आगे हम लोग देखते हैं मौर्य काल के विषय में। यहाँ से जो है अब स्टार्ट होता है शुंग वंश। ठीक है। मौर्य वंश से पूछता है कभी कभी चंद्रगुप्त मौर्य का जो है लास्ट संस्थापक जो था वो वेदरथ था। वेदरथ की हत्या जो है पुष्यमित्र ने कर दिया था, और यहाँ से पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं मौर्य वंश के बाद भारत में केंद्रीय प्रशासन कुछ कमजोर हुआ, और छोटे छोटे अनेक राजवंशों की स्थापना हो गई। ठीक है। शुंग वंश यहीं से स्टार्ट होता है 185 ईस्वी पूर्व से 75 ईस्वी पूर्व तक जो है चलता है। वेदरथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था, जिसकी हत्या इसके अपने सेनापति पुष्यमुख शुंग ने कर दी, और यहाँ से पुष्यमुख सिंह ने एक कट्टर ब्राह्मण शासक माना जाता है। पुष्यमुख सिंह जो था वो जाति से ब्राह्मण था, इसे कट्टर ब्राह्मण माना जाता है, क्योंकि यह भारत में पहला शासक है जिसने भारत के 2 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करवाया, और संस्कृत के महान व्याकरण विद्वान पतंजलि इसके पुरोहित थे, यह दरबार में शामिल थे। ठीक है। पुष्यमुख सिंह ने अपने पुष्यमुख सिंह के द्वारा अशोक के ही काल में बौद्ध धर्म के बदलते हुए प्रभाव को जो है कम कर दिया, क्योंकि अशोक के कारण ही बौद्ध धर्म का प्रसार भारत के साथ साथ विदेशों में भी देखा जाने लगा। इसलिए जो है पुष्यमुख सिंह ने भारत के फिर हिंदू धर्म और वैदिक धर्म के पुनर्व्यवस्थित करने का प्रयास किया। पुष्यमुख सिंह ने जो है वैदिक धर्म के पुनर्व्यवस्थित कराने के लिए अशोक के द्वारा बनवाए गए बौद्ध स्तूपों को नष्ट करवा दिया। इसी समय जो है मगध की राजधानी राजगिरी के शासन पर भारत का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक स्थल जो है विदिशा बन रहा था जो है, और शुंग वंश ने इस शासन के साथ ही विदिशा सबसे महत्वपूर्ण भारतीय स्थल बन गया था। शुंग वंश के शासन के समय जो है संस्कृत भाषा का भी पुनरुत्थान किया गया, क्योंकि ये जात से ब्राह्मण था, और किया गया। वैदिक और हिंदू धर्म को मजबूत करने के लिए ऐसा कहा जाता है कि शुंग के शासन के समय जो है ये सब चीज़ें ज़्यादा देखी गई। मतलब जो मौर्य वंश से बनवाया गया, जैसे जो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक और बिंदुसार द्वारा जो बनवाया गया जितने भी अभिलेख थे, उसको जो है ज़्यादातर जो है शुंग ने जो है नष्ट करवा दिया था। शुंग जो है 9वें वर्ष के शासनकाल में तक्षशिला के यवन शासक एंटियालकोटस का राजदूत हेलियोडोरस ने जो है गरुड़ स्तंभ नामक एक शिलालेख की रचना करवाई थी, जिसे विदिशा में स्थापित करवाया गया था। इस प्रकार अंततः यह कह सकते हैं कि भारतीय शासन में एक बार पुनः वैदिक धर्म और हिंदू परंपरा स्थापित होना शुरू हो गया। ठीक है। लगभग 75 ईस्वी पूर्व जो है आसपास शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर दी गई। कभी क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि शुंग वंश का अंतिम शासक जो कौन था, देवभूति था। ठीक है। और शुंग वंश की स्थापना को किया था पुष्यमित्र शुंग ने किया था। ठीक है। उसके बाद मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। अंतिम शासक जो था वो वेदरथ था। ठीक है। ये सब ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी बनता है। ठीक है। भारत की केंद्रीय सत्ता का पतन और अनेक छोटे छोटे राज्यों की जो है स्थापना हम लोग देखते हैं। मौर्य वंश के समाप्त होने के बाद भारत का केंद्रीय सत्ता जो है बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी। इस प्रकार अनेक छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ, जिसमें आंध्र सातवाहन वंश का विशेष महत्व है, क्योंकि शुंग शासन के बाद सभी क्षेत्रीय राजाओं में सबसे अधिक ताकतवर वंश कोई था तो वो सातवाहन वंश था। ठीक है। इस वंश की स्थापना जो है सिमुक नामक शासक द्वारा की गई थी, जिसका वर्णन वायु पुराण से प्राप्त होता है। सातवाहन वंश जो है इसके शासकों में दक्षिण जो है इसे दक्षिणी पति भी कहा जाता था। ठीक है। सातकर्णी प्रथम इस वंश का प्रथम योग्य शासक कहा जाता है जो है, क्योंकि इसे पुराणों में कृष्ण का पुत्र भी कहा गया है, जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ और एक सूर्य जो है यज्ञ करवाया। ठीक है। इसने गोदावरी नदी के तट पर जो है प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाया, और सातकर्णी जो है प्रथम को एक प्रसिद्ध योद्धा शासक माना जाता है। लेकिन इसी वंश के शासन हाल को सबसे लोकप्रिय शासन हाल बताया गया, जिससे प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नामक पुस्तक लिखी गई है। ठीक है। उसमें इसका वर्णन किया गया है। गाथा सप्तशती में जो है इसका वर्णन, मतलब पूरा शुंग वंश का पूरा वर्णन उसमें किया गया है। ठीक है।
आगे हम लोग देखते हैं सातवाहन वंश जो है, इसके स्थापना के समय भारत में केंद्रीय प्रशासन की कमजोर स्थितियां दिखाई पड़ती हैं और अनेक छोटे छोटे राज्यों की स्थापना जो है भारत के अलग अलग भागों में देखने को मिलती है। ठीक है, इस वंश का महिलाओं को जो है संप्रभुता जो है दी जाती थी। इस प्रकार शासकों के द्वारा पहले माताओं का भी नाम लिखा जाता था। ठीक है, गौतमी पुत्री सातकर्णी इस वंश का 23वां राजा था, जिसने 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक मजबूत शासक के रूप में शासन किया। ठीक है, प्रसिद्ध कवि इन्होंने प्रकृत भाषा में रचनाएं लिखी जो है। गुड़ारा का संबंध भी जो है आंध्र सातवाहन से जुड़ा है। इसने बृहद कथा नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, इस वंश का प्रमुख शासक जो है वशिष्ठिपुत्र जो है पुलवामी यज्ञश्री सातकर्णी जो है आदि को महत्व स्थान है। आंध्र सातवाहन वंश का शासक भारत में सोने के सिक्के जारी करने के लिए जाने जाते हैं जो है। इस वंश के सभी शासकों द्वारा व्यापक व्यवसाय को बढ़ावा दिया गया है। और सातवाहन वंश की बात करते हैं हम लोग। आंध्र सातवाहन वंश के द्वारा जो है भारत में भूमि अनुदान को भूमि जागीर प्रदान करने की परंपरा चलाई गई, जिसके अनेक छोटे छोटे राजाओं को उदय का भी शुरू, मतलब जो छोटे छोटे राजाओं था उनका उदय शुरू हो गया। शीशे के सिक्के के अलावा चांदी और कांसे के सिक्के भी इन शासकों द्वारा चलाया गया जो है। धर्म को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को मुक्त गांव प्रदान किए, लेकिन अनुमति जो है करों से प्राप्त ना हो सकी जो है। इसी प्रकार सातवाहन ने सामंतों को 3 श्रेणियों में बांटा जो है। प्रथम जो है देखते हैं राजा प्रकार के सामंत जो है सिक्का ढालने के योगदान देते थे जो है। दूसरे प्रकार के सामंत जो है महाभोज नाम से जाने जाते थे। और तीसरे प्रकार के सामंत जो है ही सामंती व्यवस्था के भारत में केंद्रीय शासन को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कला एवं संस्कृति की बात करते हैं। दृष्टिकोण से सातवाहन वंश बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनेक चैत्य एवं विहारों का निर्माण जो है सातवाहनों के काल में कराया गया है। सातवाहन शासन अन्य सभी क्षेत्रीय शासकों से महत्वपूर्ण और मजबूत शासन था, लेकिन इसी शासन के साथ ही दक्षिण भारत में शासन का विकास देखा जाता है। केंद्रीय सत्ता कमजोर होने के कारण जो है अनेक प्रकार के विदेशी आक्रमण भी भारत में देखने को मिलते हैं, जैसे इंडो ग्रीक जो है, जिसे हिंद यवन कहते थे। शक शासक जो है हिंदी पार्थियन, जिसे पहलो कहा जाता था। कुषाण शासक जो है आगे देखते हैं हम लोग इंडो ग्रीक जो है ये हिंदी वन, इनकी बात थोड़ा कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन यहाँ से कभी कभार बन जाता है इतिहास में जो है। और देखते हैं लगभग 183 ईस्वी पूर्व जो है आसपास से ही भारत में विदेशी आक्रमण की शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि अशोक के बाद जो है कोई यहाँ की जो राजशक्ति थी वो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। कुछ ही समय बाद जो है बैक्ट्रिया क्षेत्र में यूनानियों के द्वारा, जिन्हें हिंद यवन के नाम से जाना जाता था, के द्वारा भारत में आक्रमण किए जाने से, जिसमें सबसे पहला आक्रमण जो है डेमोट्रियस प्रथम 180 में अटैक किया, जिसने गरोष्टी और यूनानी लिपि के सिक्के भारत में जारी किए, जिसमें सबसे प्रसिद्ध यवन शासक जो है मेनांडर था, जिसके समय 180 ईस्वी पूर्व से लेकर 120 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं मेनांडर की बात करते हैं हम लोग। मेनांडर द्वारा भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चालू किए गए, सबसे अधिक मात्रा में जारी किए गए, इसलिए इसे भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के हिंदी यूनियन शासकों द्वारा। इस क्वेश्चन यहाँ से बनता है कभी कभी कि सबसे ज़्यादा जो है सोने के सिक्के सर्वप्रथम जो है सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाया गया है, तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के हिंदू यवन शासकों द्वारा चलाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और उसके बाद देखते हैं मेनांडर का शासन भारत में धार्मिक विशेषताओं वाला माना जाता है। सबसे पहले इन्हें शासकों में भारत में लेख वाले सिक्के जारी करने वाले शासकों में शामिल किया गया है। इस प्रकार विदेशी आक्रमण की श्रीलंका भारत में देखने को मिलती है। इसके बाद भारत पर चीन के देश मूलवंश शक शासकों द्वारा आक्रमण देखने को मिलता है। ठीक है, शक शासक की बात हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। शक शासकों को चीनी लेखकों के में जो है सही और शाहीबाग के नाम से बताया गया है। मूलतः इनके शासनकाल में कई भाग शाखाओं में बांटा जाता है, जैसे कुछ अफगानिस्तान के क्षेत्र, कुछ उत्तर पश्चिमी भाग और कुछ भारत के दक्कन क्षेत्र में फैले हुए हैं। ठीक है, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं वन लाइनर में ही। देखते हैं जैसे
राजाओं ने भारत में स्वयं को क्षत्रप घोषित किया, जिसमें दो प्रकार शासन देखे गए हैं, उत्तरी क्षत्रप और पश्चिमी क्षत्रप। ठीक है, और उसके बाद उत्तरी क्षत्रप का शासन जो है तक्षशिला और मथुरा आदि क्षेत्रों में विस्तृत था, जबकि पश्चिमी क्षत्रप जो है नासिक और उज्जैन का विस्तृत था। ठीक है, नहपान जो है शासकों में एक प्रसिद्ध शासक था, जबकि इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक जो है रुद्रदामन हुआ, जिसने रुद्रदामन प्रथम ने के नाम से जाना जाता था। रुद्रदामन प्रथम संस्कृत भाषा का बहुत अधिक महत्व प्रदान करता था, इसलिए इसे संस्कृत भाषा में उसने जूनागढ़ अभिलेख जो है, जूनागढ़ अभिलेख कभी कभी पूछता है जूनागढ़ अभिलेख किसके द्वारा बनवाया गया था, तो वो रुद्रदामन प्रथम के द्वारा स्थापित किया गया था। इस वंश का अंतिम शासक जो है रुद्र सिंह तृतीय था, जिसे गुप्त वंश ने महान शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने पराजित किया, और भारत में शक शासकों का यहाँ सा वर्चस्व जो है समाप्त हो जाता है। ठीक है, पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। भारत में पहला और हिंद पारसियन शासन की बात करते हैं, यह मूल रूप से ईरानी देश के निवासी से जो है जिन्होंने जो है इस ईस्वी में शुरुआत भारत पर आक्रमण किया। जो है भारत में अनेक प्रांतों में शक और पहलो का नाम साथ मिलता है, जिसमें यह भी निश्चित होता है कि शक और पहलो जो है दोनों ही एक के समकालीन विदेशी आक्रमण थे। ठीक है, पहले शासकों में गोंदो फर्निस का प्रसिद्ध नाम पाया जाता है। भारत में कुषाण वंश की बात करते हैं, देखते हैं पारसियन शासन के बाद भारत में पुनः चीनी तुर्किस्तान जो है क्षेत्र में यूजी काबिले की कुछ जनजातियों के द्वारा भारत में आक्रमण किए गए, जिसमें 5 शासकों द्वारा भारत पर 5 शासक जो है भारत स्थापित किए, जिसमें प्रमुख राजाओं में जो है कुजल कडफिसिस और किम कडफिसिस और कनिष्क आदि शामिल होते हैं। कुजल कडफिसिस ने भारत में महाधिराजा की उपाधि धारण की, इससे रोमन सिक्के की नकल पर भारत में तांबे के सिक्के जारी किए गए, लेकिन कुजल कडफिसिस को भारत में कुषाण वंश का संस्थापक नहीं माना जाता है, बल्कि जो है बिम कडफिसिस को, जिसने भारत में सभी अधिक सोने के सिक्के जारी किए, भारत में कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखें इसके अतिरिक्त जो है बीमक कडफिसिस को कि कुछ सिक्के जो है शिवनंदी और त्रिशूल की आकृतियों प्राप्त होती हैं, जिससे यह भी पता चलता है कि विक्रमादित्य जो है शैव धर्म को मानने वाला, इसे भारत में महेश्वर की उपाधि धारण किया था। ठीक है, ये सब छोटे छोटे राजवंश हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए नहीं है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से क्या होता है कि जैसे किसी वंश का संस्थापक ही पूछ लेता है, तो वो हमारे लिए उसको देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग कुषाण वंश के शासन में इस वंश का सबसे महानतम शासक कनिष्क का शासन भी देखने को मिलता है, जिसमें 78वें ईस्वी पूर्व जो है के आसपास भारत का एक कैलेंडर की शुरुआत कराई गई, जिसमें शक संवत के नाम से भी जाना जाता है। शक संवत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पूछता है कभी कभी शक संवत कब स्टार्ट हुआ, 78वां ईस्वी पूर्व। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में शक संवत को ही प्रयोग किया जाता है। जो शक संवत उस टाइम स्टार्ट किया गया था, सोचिए आज भी भारत में इसका रूप जो है इसी के स्वरूप में भारत कैलेंडर जो है तैयार किया जाता है। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था और संरक्षक भी था। इसने कश्मीर के कुंडलवन को आयोजित चौथी बौद्ध संगीति में, जिसमें अध्यक्ष वसुमित्र ने संरक्षण में प्राप्त किया था। ठीक है, उपाध्यक्ष जो है अश्वघोष थे। जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी उसका जो अध्यक्ष था वो वसुमित्र था, उपाध्यक्ष जो था वो अश्वघोष थे। ठीक है, और कनिष्क के समय ये हुआ था। ठीक है, कनिष्क वन जो है कुंडलवन में हुआ था। ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में। उसके बाद कनिष्क ने अपनी राजधानी पेशावर से स्थापित की, जिसमें प्राचीन नाम पुरुषपुर के नाम से जाना जाता था। इसके अतिरिक्त इसने दूसरी राजधानी मथुरा से स्थापित करवाई थी। कनिष्क के दरबार में अनेक विद्वान जैसे पार्श्व, अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन और चरक आदि विशेष स्थान प्राप्त किए थे। ठीक है, कनिष्क के शासन के बाद जो है कनिष्क कुल का अंतिम ताकतवर कनिष्क कुल जो है का अंतिम ताकतवर शासक हुबिकक जो है ना शासन का संभाला और भारत पर शासन की स्थापना की। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। हुबिकक जो है ये शासन की संभाला और भारत के शासन की स्थापना की। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, भारत की पहली बार युद्ध सोने की सिक्के कनिष्क के पहली बार जो है सोने के सिक्के जो है कनिष्क के ही शासनकाल में चालू किए गए थे। इसी समय दक्षिण भारत में संगम युग की शुरुआत होती है। ठीक है, संगम युग की शुरुआत जो है दक्षिण भारत में इसी के समय हुआ है, जिसमें 3 महत्वपूर्ण साम्राज्य का वर्णन मिलता है, चेर वंश, चोल वंश और पांड्य वंश। ठीक है, संगम युग की बात करते हैं। संगम युग भारत में जो है संगम युग की बात करते हैं हम लोग। उत्तरी भारत के शासन में एक ही साथ लगभग 100 ईसा पूर्व के आसपास दक्षिण भारत में शासन की शुरुआत देखी जाती है, जिसे संगम युग के नाम से जाना जाता है। इस समय तमिलनाडु के केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि क्षेत्रों में 3 साम्राज्यों का वर्णन मिलता है, जो चेर और चोल और पांड्य वंश। ठीक है,
इसमें देखते हैं जिसमें चोल साम्राज्य का शासन जो है तमिलनाडु के पेन्नार से लेकर चिल्लार नदी तक विस्तृत देखा जाता है। इसके अतिरिक्त केरला के आदि क्षेत्रों में चेर राजवंश और चेर शासन स्थापित हुए। दक्षिण भारत के अन्य भागों में जैसे मैसूर कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में पांड्य साम्राज्य का विस्तार मिलता है। संगम युग में जो है देखते हैं हम लोग, संगम युग में जो है मुख्य रूप से साहित्य के विकास के लिए जाना जाता है और इस युग में पांड्य साम्राज्य के द्वारा साहित्यों के सृजन के लिए, साहित्य को बढ़ावा देने के लिए 3 संगम साम्राज्य का आयोजन किया गया। संगम युग की 3 सभ्यताएं जो थी वो देखते हैं हम लोग। अध्यक्ष जो है ये अगस्त श्री थे और संरक्षक जो थे वो पांडव साम्राज्य थे। स्थल जो है मदुरा था, ठीक है। तोल कारियर देखते हैं हम लोग, एक कपाटपुरम था स्थल जो है, और नक्कीरर देखते हैं हम लोग, उत्तरी मदुरा था, ठीक है। इन आयोजनों के दौरान जो है तमिल व्याकरण और अलंकार शास्त्र की प्रसिद्ध जो है रचनाकार जो है तोलकापिरर, इसके अतिरिक्त शिल्पादिकारम लेखक जो है इग्लो आदि गल, और जो है मणि मैखले जो है लेखक जो है शीतले संतनार थे। ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब क्वेश्चन अब तो नहीं पूछा जाता है। पहले जो 2010 के समथिंग एग्जाम में पूछा जाया करता था ये सब क्वेश्चन, लेकिन अब हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम ही पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग इतिहास की चर्चा कर रहे हैं तो पूरा पढ़ते चलते हैं, ठीक है। उसके बाद तो देखते हैं हम लोग चेर वंश देखते हैं। दक्षिण भारत में चेर साम्राज्य की स्थापना उदयन जेरल नामक शासक के द्वारा किया गया था। इस साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह धनुष माना जाता था। इसके शासनकाल में सबसे महानतम शासक जो है सेनगुट्टवन को माना जाता है। गुप्त वंश की बात करते हैं हम लोग। गुप्त वंश यहाँ से हम लोग के काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको हम लोग पूरा ध्यान से कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। मौर्योत्तर काल के में भारत में अलग अलग क्षेत्रीय राजा ताकतवर बने, जिसमें जैसे पश्चिमी भागों में जो है नाग शक्तियों को विस्तार हुआ, जबकि दक्कन या मध्य भारत में जो है काकटक वंश जो, और पूर्वी भारत में गुप्त वंश के नाम से शासकों का उदय हुआ, क्योंकि गुप्त वंश के शासक जो है कुषाण वंश के शासकों के यहाँ संबद्ध के रूप में कार्य करते थे। इसलिए जिस प्रकार मौर्य वंश का केंद्रीय शासन लगभग उसी प्रकार केंद्रीय शासन जो है शुरुआत गुप्त शासकों के द्वारा किया गया है। इसके इन्होंने अनेक राजा और क्षेत्रीय राजाओं के आसपास में जोड़ दिए, जिसमें भारत में पुनः एक केंद्रीय सत्ता की शुरुआत हुई। गुप्त वंशी शासकों के बारे में यह मत दिया जाता है कि यह सभी धारण वंश से संबंधित है, जिसे धारण गोत्र भी कहा जाता है, ठीक है। गुप्त वंश की स्थापना जो है श्रीगुप्त के नामक शासक के द्वारा किया गया था, लेकिन इसका शासन बहुत अल्पकालीन था। अल्पकालीन मतलब बहुत कम समय का शासनकाल श्रीगुप्त का था। और लेकिन यह है कि गुप्त वंश का संस्थापक जो है श्रीगुप्त ही था। कभी कोई क्वेश्चन पूछता है गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त कौन था, तो श्रीगुप्त ही था, ठीक है। इसके बाद जो है इसका पुत्र जो है घटोत्कच कुछ दिनों तक शासन में रहा, लेकिन दोनों के द्वारा शासन का अधिकार विस्तृत नहीं किया गया। इसलिए गुप्त वंश की शुरुआत का वास्तविक संस्थापक अगर किसी को माना जाता है तो चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है, जिसने 319 ईस्वी में शासन शुरू किया। इसने महाधिराजा की उपाधि धारण की और अपने शासकों के वर्ष के साथ ही गुप्त संवत जो है 319 ईस्वी में एक कैलेंडर चलाया जो है चंद्रगुप्त ने जो है। उसके बाद चंद्रगुप्त की बात करते हैं हम लोग। समुद्रगुप्त की बात करते हैं 385 ईस्वी से 375 ईस्वी तक। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ से भी कभी कोई पूछता है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि सभी गुप्त वंश के शासकों में इसने सबसे अधिक साम्राज्य का विस्तार किया और अपने शासकों में किसी भी युद्ध से पराजित नहीं हुआ। समुद्रगुप्त सत्य प्रेमी, साहित्य प्रेमी और संगीतज्ञ, कवि आदि का प्रेमी था और संरक्षक भी था। इतिहासकार जो है विंसेंट स्मिथ ने इसे नेपोलियन कहा। समुद्रगुप्त की युद्धों और विषयों का वर्णन जो है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में से प्राप्त किया जाता है, जिसकी रचना इसके दरबारी हर्षेण के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसने उत्तर भारत के, जिसे आर्यव्रत के नाम से जाना जाता है, के 9 अधिक शासकों को पराजित किया तथा भारत के प्राचीनतम काल प्रसिद्ध दक्षिणापथ के अन्य 12 राजाओं को भी पराजित किया, ठीक है। अनेक इतिहासकारों द्वारा दक्षिणापथ की विजय को धर्म विजय कहा जाता है, ठीक है। समुद्रगुप्त के विजय के 3 आधार बताए जाते हैं, जिसमें नीतियां पालन समुद्रगुप्त के दक्षिणा अभियान से किया गया है, जैसे ग्रहण जो है शत्रु को पूर्ण अधिकार और मोक्ष शत्रु का मुक्त कर देना, ठीक है। और अनुग्रह जो है शत्रु को उसका राज्य पुनः वापस लौटा देना। समुद्रगुप्त जो है
सोने के सिक्के जो है सिक्कों पर, इसने अपने सिक्कों पर जो है सरस्वती का जो है वर्णन किया, अपने सिक्कों पर जो है वर्णन कराया है। अप्रतिवत जो है व्याघ्र प्रक्रामक जो है और पराक्रामक जो है अंकित करवाया था। साथ ही समुद्रगुप्त सिक्कों पर बीड़ा बजाती हुई सरस्वती, देखिए इसमें लिखा भी है बीड़ा बजाती हुई सरस्वती का जो है चित्र भी प्राप्त किया गया है इसके सिक्कों से, जो है इसके शासनकाल में जो सिक्के चलाए जाते थे, जिससे उसे संगीत प्रेमी होने का साक्ष्य मिलता है। समुद्रगुप्त के शासन के दौरान कुछ क्षेत्रीय शासकों ने विदेशी शासकों के मध्य रूप में 3 नीतियां का पालन किया, जिसे सर्व करदान, आज्ञाकरण और प्रणाम गमन के नाम से भी जाना जाता है। समुद्रगुप्त के बाद जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल भारत के स्थापित हुआ, जिसका समय लगभग 380 पूर्व से लेकर 412 ईस्वी तक देखा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। जो है गुप्त वंश हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। गुप्त वंश जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त वंश का शक्ति अपने चरमोत्सव पर थी। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है चंद्रगुप्त था, वो गुप्त वंश जो है श्रीगुप्त के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त जो है वो जो है वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। उसके बाद जो है समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त के बाद जो है चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं। ठीक है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त की शक्तियां जो है अपने चरमोत्सव पर थे। इसके शासनकाल में मध्य रूप से कला और साहित्य के संरक्षण तथा अपनी विजयों के लिए जाना जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय भारत का प्रथम शासक था जिसने दरबार में नवरत्न की व्यवस्था बनाई गई। 9 विद्वान शामिल थे। इसमें 9 विद्वानों में कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क जो है, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट और घटक पर जो है बरामिहिर और वरुचि थे। ठीक है, यह शासक जो है अपने वैवाहिक संबंधों के लिए जाना जाता है, जिसके जीवन का वर्णन मुख्य रूप से विद्वान विशाख दत्त की रचना देवीचंद्र गुप्तम में प्राप्त होता है। ठीक, इसमें अनेक नामों से भी जाना जाता है, जैसे देवगुप्त, देवराज, देवश्री, मतलब इसने उपाधियां धारण की थी। ठीक है, देवगुप्त, देवराज, देवश्री के नाम से किसी को जाना जाता था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता था। इसके अतिरिक्त चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा अनेक प्रकार की उपाधियां धारण की थी, जैसे विक्रमादित्य, परम भागवत और संकारी जो है इसके द्वारा धारण की गई उपाधियां थी। ठीक है, हालांकि भारत में विक्रमादित्य के नाम से लगभग 1414 शासकों का वर्णन प्राप्त होता है, जैसे, लेकिन इसके अलग अलग स्रोत हैं जिन्हें प्रामाणिक नहीं माना जाता है। इसके शासनकाल में पाटलिपुत्र और उज्जैन को विशेष महत्व था, क्योंकि यह ये दोनों जो है शिक्षा का केंद्र था। मतलब पाटलिपुत्र और उज्जैन जो है ये शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था गुप्त वंश में। ठीक है, गुप्त वंश में यह कहा जाता है मौर्य वंश से ही जो है ये पाटलिपुत्र और उज्जैन को जो है ये शिक्षा का क्षेत्र माना गया है। ठीक है, प्राचीन चीनी यात्री फाहियान जो है इसी के शासनकाल में भारत में आया था और उसने मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश भी कहा। ठीक है, कभी कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि फाहियान जो है किसके शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। चंद्रगुप्त के समय नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ऑप्शन में देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त देगा, लेकिन आप चंद्रगुप्त द्वितीय ही लगा के आइएगा। ठीक है, और जो फाहियान था इसने ही मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं कुमार महेंद्र द्वितीय जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद इसे इतिहास में कुमार गुप्त के नाम से जाना जाता है। उसे ही कुछ इतिहासकार कुमार जो है महेंद्र द्वितीय भी कहते हैं। कुमार गुप्त की पत्नी का वर्णन अनेक प्रकार के नाटकों से प्राप्त होते हैं। कुछ इतिहासकार कुमार गुप्त और चंद्रगुप्त के बीच एक अन्य शासक गोविंद गुप्त को भी मानते हैं। कुमार गुप्त का शासन जो है मुख्य रूप से 415 ईस्वी से माना जाता है और इसके शासनकाल के दौरान ही प्राप्त होने वाले बिलसड़ अभिलेख से गुप्त वंशावली को पता चलता है। कुमार गुप्त के द्वारा स्थापित किए गए भारत में सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त होते हैं। ठीक है, और भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमार गुप्त के द्वारा करवाई गई, जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, कुमार गुप्त ने महेंद्र द्वितीय, अश्वघोष महेंद्र और श्री महेंद्र नामक उपाधियां धारण की जो है। इसी के द्वारा भारत में पुष्यमित्र के आक्रमण का वर्णन मिलता है। इसका वर्णन जो है स्कंदगुप्त के द्वारा स्थापित भीतरी अभिलेख से जो गाजीपुर उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है। स्कंदगुप्त की बात करते हैं। स्कंदगुप्त इसका शासनकाल 455 ईस्वी पूर्व से 467 ईस्वी पूर्व तक रहा है। स्कंदगुप्त के शासनकाल के समय हूणों का जो आक्रमण था वो जोरों पर था। गुप्त वंश कभी क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि किस गुप्त शासक के शासनकाल में हूणों का आक्रमण जो है
काफ़ी ज़्यादा हुआ है, तो वो स्कंदगुप्त के समय, ठीक है, जिसे गुप्त वंश गुप्त शासकों द्वारा पराजित किया गया है। मतलब स्कंदगुप्त जो है वो हूणों को पराजित किया था। हूणों का शासन जो है भारत के मध्य क्षेत्रों से स्थापित हुआ, जिसका वर्णन जो है एरल अभिलेख से प्राप्त होता है। एरल अभिलेख जो है स्कंदगुप्त के समय ही उस टाइम इसमें इसका वर्णन किया गया है। तो हूणों का आक्रमण ज़्यादातर गुप्त शासनकाल में हुआ, वो भी स्कंदगुप्त के समय। इस वंश का पहला शासक जो है तोरमाड़ था, ठीक है। स्कंदगुप्त के समय जो है हूणों का आक्रमण काफ़ी जोरों पर था, जो है ये उसके जो है स्कंदगुप्त के जो है विदेशी आक्रमण से जो है एरल अभिलेख से प्राप्त होता है। आगे देखते हैं, स्कंदगुप्त की बात करते हैं। स्कंदगुप्त सभी गुप्त शासकों में अंतिम महत्वपूर्ण शासक माना जाता है और उसी शासनकाल में हूणों का विदेशी आक्रमण भारत पर हुआ, जिन पर सफलता का वर्णन जूनागढ़ अभिलेख से किया गया है, जिसके शासनकाल में सुदर्शन झील का एक पुनः जीर्णोद्धार कराया गया। सुदर्शन झील का निर्माण जो है प्रथम जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था, ठीक है। इस टाइम देखिए फिर यहाँ स्कंदगुप्त के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण पुनरुद्ध मतलब उसका जो है उसको फिर से पुनरुद्धार कराया गया है, ठीक है। सुदर्शन झील का निर्माण गुजरात में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कराया गया था, फिर अशोक के द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया, फिर रुद्रदामन के द्वारा कराया गया, पुनः स्कंदगुप्त के द्वारा कराया गया है, ठीक है। स्कंदगुप्त के गवर्नर जो है चक्रपालित का संबंध जो है सुदर्शन झील के मरम्मत से जोड़ा जाता है, जिसके सक्रादित्य की उपाधि धारण की और 466 ईस्वी में चीन के सम्राट सांग को दरबार में राजदूत भी नियुक्त किया। गुप्तकालीन प्रशासन की बात करते हैं हम लोग। गुप्तकालीन प्रशासन में जो है इसकी अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखा जाए तो कर को भाग नाम से जाना जाता था और कुल उत्पादन का 1/6 भाग हुआ करता था, ठीक है। नोट में हम लोग देते हैं कुल 6 प्रकार के कर प्रणाली गुप्तकाल के प्रचलित थे। भाग, भोग, उपकरी, उपरीकर जो है, उदंग जो है, भूतावास जो है, प्रत्यय जो है, शुल्क जो है, इसको देखते हैं। भाग में देखते हैं भूमि का उपज 1/6 भाग जो है, और भोग मतलब राजा को प्रतिदिन पहुंचाने जाने वाली भेंट जो है, और उदंग का एक प्रकार का भूमिकार, उपरिकर का एक प्रकार का भूमिकर होता है। भूतावास प्रत्यय का मतलब विदेशी वस्तुओं पर लगाया जाना आयात शुल्क जो है, और शुल्क जो है सीमा बिक्री और वस्तुओं पर लगाने वाला शुल्क, ठीक है। गुप्त काल में केंद्रीय शासन बहुत मजबूत हो चुका था, लेकिन प्रांत एवं स्थानीय शासकों की जो है स्थापना यहीं से होती है, ठीक है। प्रांत और स्थानीय शासनों का स्थापना जो है यहीं से होता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको हम लोग देखते हैं। जैसे देखते हैं प्रांतीय शासन को भुक्ति का नाम बताया गया है, जो परंपरा भूमि दाने और सामंतवाद की सातवाहनों में कुल सातवाहन के काल में शुरू की गई है। उसी के विस्तार के अनुसार जो है गुप्त काल के छोटे छोटे राजाओं का उदय होता है।